सो हेलो स्टूडेंट्स, हम आज नया टॉपिक है हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है हमारा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर का। उसमें आज हम करने वाले हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बच गया है, जिसे हम आज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले टॉपिक जिसका नाम है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ये हमारा सेकंड चैप्टर का टॉपिक है, कंडक्टर और इंसुलेटर। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर कंडक्टर होते क्या है। तो कहता है एक कंडक्टर में क्या होता है, कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हिच कैन मूव फ्रीली इन द मटेरियल बट कैन नॉट लीव इट। मतलब कंडक्टर कैसा मटेरियल है, कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब है क्या, मतलब है फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि वो कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं, वो फ्री है, लेकिन लेकिन उस कंडक्टर के अंदर ही रहेंगे, उसके बाहर नहीं जा सकते हैं। बात समझ आ गई। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, आपके कॉपर आयरन। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, जो कॉपर हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, इसलिए हम लोग देखोगे कि हम लोग कॉपर और आयरन या फिर कहोगे कॉपर एल्यूमिनियम वायर का हम लोग यूज करते हैं ताकि उसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सके, ताकि इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सके। बात करते हैं कि जब भी मान लो क्या करता है कि मान लो आप यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किसी कंडक्टर को, है ना, मान लो किसी कंडक्टर को अगर हमने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, मान लो ऐसे, ठीक है, ये कंडक्टर है, तो मैं कहते हैं कंडक्टर में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक। और इस कंडक्टर को हमने कहा रखा है, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है ना। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। मतलब ये फील्ड कहाँ है, मतलब बाहर किसी चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वहां पर हमने एक कंडक्टर रख दिया। अब कंडक्टर है कैसा, कंडक्टर है ये न्यूट्रल था पहले ना, मतलब कैसा कंडक्टर है ये, न्यूट्रल कंडक्टर है। तो न्यूट्रल मतलब इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही पॉजिटिव चार्ज होंगे, जितने नेगेटिव चार्ज उतने ही पॉजिटिव चार्ज। बात समझ आ गई। ये क्या है, ये आपका न्यूट्रल हो गया, ठीक। अब बाहर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नॉट है ना, बाहर जो हमने अप्लाइड किया इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना है, वो ई नॉट है। और जैसे ही इसे एक इस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, क्या होगा कि इसके जो इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है और कुछ जो पॉजिटिव चार्ज है, यानी कुछ नेगेटिव चार्ज और कुछ पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज को कौन अट्रैक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी ओर, ठीक है। क्या करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के पीछे ना कौन होगा, नेगेटिव चार्ज चला जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। दूसरी ओर ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इससे कंडक्टर में जो पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या करेगा, वो रिपेल करेगा और वो दूसरी तरफ चले जाएंगे। मतलब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, उधर कौन चला जाएगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और ये कब तक होगा, जब तक कि सच दैट कि दोनों का फील्ड कितना हो जाए, जीरो हो जाए। कितना हो जाए, फील्ड जीरो हो जाए। मतलब देखो कि अंदर में जो पॉजिटिव चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जो पॉजिटिव चार्ज जो हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो कैसा है, वो दिख रहा होगा कि वो आपका लेफ्ट टू राइट है, ठीक है। कैसा है, लेफ्ट टू राइट है। लेकिन जो यहां पर आप ध्यान दोगे थोड़ा सा इंटरनल में, तो इंटरनल देखोगे जो, अब देखोगे अंदर में भी एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक नेगेटिव चार्ज हो गया, तो क्या होगा, इसके थ्रू एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डेवलप हो जाएगा प्लस से माइनस की ओर। मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा प्लस से माइनस की ओर। क्या होगा, तो एक ऐसा प्लस से माइनस की ओर क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा। ऐसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गया अंदर, ठीक है। और ये कब तक होगा, जब तक कि बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के ये इक्वल ना हो जाए। कब तक होगा, जब तक ये बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल ना हो जाए। अब ध्यान दोगे तो यहां पर आपको नजर आएगा कि यहां पर जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। और मैंने भी क्या कहा कि कब तक होगा, जब तक दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर ना हो जाए, यानी दोनों का जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या होगा, इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, एक दूसरे का अपोजिट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा अंदर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा अंदर, वो हो जाएगा आपका जीरो। यानी किसी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, जीरो। बड़ा याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो होगी। बात समझ आ गई। अब बात करते हैं कि वाइल इंसुलेटर आर मटेरियल्स, है ना, जबकि इंसुलेटर कैसे मटेरियल्स है, इंसुलेटर आर द मटेरियल्स व्हिच डज नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू मूव फ्रीली इन द मटेरियल्स, है ना। यानी इंसुलेटर ऐसे मटेरियल्स हैं जिसके इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है उस मटेरियल में मूव करने के लिए। उसे क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं हम क्या, इंसुलेटर। जैसे आपका एग्जांपल हो गया वुड, लकड़ी हो गया, रबड़ हो गया, ये कैसे एग्जांपल है, ये सब आपके इंसुलेटर के एग्जांपल है। इसलिए आपको ध्यान दोगे कि जब भी जो वायर का इंसुलेटर किया जाता है तो बाद में वो रबड़ का क्या लगाता है, कवर लगा होता है वायर के अंदर। क्यों, क्योंकि अंदर से करंट, वायर में करंट फ्लो करता है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जबकि रबड़ में इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं। बात समझ आ गई। अब बात करते हैं एक डिफरेंट टाइप की मटेरियल्स जिसको हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक्स, है ना। तो डाइलेक्ट्रिक्स क्या है, तो कहता है डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर्स हुज प्रॉपर्टी गेट मॉडिफाइड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। यानी ये कैसे,
आप डाइलेक्ट्रिक से बोलेंगे तो डाइलेक्ट्रिक क्या है, एक तरह के इंसुलेटर है जिनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, मॉडिफाइड हो जाती है, मतलब चेंज हो जाती है। कब? जब उसे किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है। जैसे वाटर, ग्लास, एयर, वैक्यूम, रबर, पेपर, ये सब है ना, इन सब की प्रॉपर्टी क्या होती है, इन सब की प्रॉपर्टी थोड़ी सी मॉडिफाइड हो जाती है। ठीक है, समझ आ गया। तो अब हम बात करने वाले हैं, जो हम बात करेंगे मेनली डाइलेक्ट्रिक्स की। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, पहला तो आपका कंडक्टर कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मूव कर सकते हैं। इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं। इंसुलेटर कैसा मटेरियल होता है, इंसुलेटर एक ऐसा मटेरियल है जिसकी प्रॉपर्टी मॉडिफाइड हो जाती है जब उसे किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है। ठीक है, याद रखना कि कंडक्टर में क्या होता था, कि कंडक्टर में क्या होता था कि जितना बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही अंदर का भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा, सच दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ई नेट की वैल्यू हो जाएगी जीरो। किसमें? कंडक्टर में, याद रखना। ठीक, लेकिन इंसुलेटर में ये चीज नहीं होता है ना। इंसुलेटर में तो क्या है, मैंने कहा इंसुलेटर में तो इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन वो मूव नहीं कर सकते हैं। और बात आती है जब आपकी डाइलेक्ट्रिक्स की, तो मैंने कहा था क्या कि डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे मटेरियल्स हैं, यानी ऐसे इंसुलेटर्स हैं जिनकी प्रॉपर्टी मॉडिफाइड हो जाती है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड करने पर। लेकिन उसकी प्रॉपर्टी मॉडिफाइड होगी, कैसे मॉडिफाइड होगी अब देखते हैं आगे। कहता है इसमें दो टक्के आप ही होते हैं डाइलेक्ट्रिक्स, एक को बोलते हैं हम लोग पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, एक को बोलते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, सबसे बात करते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। तो क्या, दीज आर मटेरियल्स हुज एटम्स और मॉलिक्यूल्स कंटेन परमानेंट डाइपोल मोमेंट, है ना। ये एक ऐसे मटेरियल्स हैं जिनके एटम्स और मॉलिक्यूल्स में परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। अब मैंने बताओ, मैंने डाइपोल क्या होता है, डाइपोल होता है एक ऐसा, है ना, डाइपोल क्या होता है, डाइपोल एक दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को जब आप स्मॉल सेपरेशन पे रखते थे तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते थे। ठीक है, और उसके बाद जैसे कि आप एग्जांपल लिखोगे यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। HCl क्या है, हाइड्रोजन पे क्या होता है प्लस और क्लोरीन पे माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के जैसा ही बिहेव करेगा। और डाइपोल का डायरेक्शन कैसा होगा, माइनस से प्लस क्यू, मतलब क्लोरीन होगा माइनस और हाइड्रोजन होगा प्लस, उसका डायरेक्शन कैसा होगा, प्लस माइनस से प्लस क्यू, दैट मींस क्लोरीन से हाइड्रोजन की ओर। अब बात करते हैं इसमें हम कुछ और बातों की, जैसे H2O भी क्या है, H2O का भी एक अपना परमानेंट डाइपोल होता है। इसका डाइपोल मोमेंट किस डायरेक्शन होगा, तो देखो इसमें ये होगा, ऑक्सीजन पे होगा माइनस, तो ये डायरेक्शन कुछ इस टाइप से होता है। और इनका जो नेट डाइपोल होता है वो किधर होता है, इसके सेंटर की ओर, मतलब नेट डाइपोल का मोमेंट का डायरेक्शन होता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। ठीक है, बात समझ आ गई। अब कहते हैं कि इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करोगे तो द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड इन दिस एटम्स और मॉलिक्यूल्स ड्यू टू एसिमेट्रिक शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बात समझ आ गई, क्या कर रहे हैं। ठीक है, बात यहां पर क्या कहते हैं, समझ लेना कि कह रहा है जब इस पे आप कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं करोगे तो क्या होगा, तो इसके जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, मतलब क्लोरीन का जो सेंटर होगा और जो हाइड्रोजन का सेंटर होगा, वो दोनों क्या करेंगे एक दूसरे पर कोसाइड, यानी इनका जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है ये दोनों पर एक दूसरे पर कोसाइड नहीं करते हैं ड्यू टू एसिमेट्रिक शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्यों, क्योंकि एसिमेट्रिक शेप क्यों है, क्योंकि एक का साइज बड़ा है एक का साइज छोटा है ना। एटम जो दो है, क्लोरीन और एटम हाइड्रोजन, दोनों का साइज कैसा है, दोनों डिफरेंट है इसलिए। ठीक है, कह रहा है कि ईच मॉलिक्यूल हैज ए परमानेंट डाइपोल मोमेंट, है ना। हर, मैंने क्या कहा कि जितने मॉलिक्यूल होंगे सबका एक परमानेंट डाइपोल होगा। जैसे आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हो कि ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बना दिया मैंने, ये क्या है, मतलब ये एक एक मॉलिक्यूल्स है, किसका, HCl का। मान लो हमने एग्जांपल ये HCl का, तो ये क्या है, HCl का एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, नेगेटिव हो गया आपका क्लोरीन के लिए और प्लस हो गया आपका हाइड्रोजन के लिए। देखो कि यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, यहाँ पर जीरो होता है इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपने बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है तो इनका जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये रैंडमली क्या होता है, ये मूव करते रहते हैं ना। ये कैसे मूव कर रहे हैं, ये रैंडमली इनका ओरिएंटेशन है। ठीक है, तो क्या करें कि हर डाइपोल का अपने एक परमानेंट डाइपोल होगा, लेकिन पूरे सिस्टम का बात करो तो नेट डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, जीरो।
ठीक है, तो कह रहा है कि नेट डायपोल मोमेंट ऑफ ए पोलर डाइलेक्ट्रिक इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड इज जीरो। क्यों क्या होगा कि ये रैंडमली क्या होंगे, ओरिएंटेड होंगे, है ना, कोई किसी का डायरेक्शन फिक्स डायरेक्शन में कोई नहीं होगा जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे हो, है ना। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बाहर की, जीरो है, तो जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है तो क्या होगा, इसका नेट डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। यानी कि बात करो नेट डायपोल मोमेंट कितना होगा, पहले वो कितना होगा, वो आपका जीरो होगा, ठीक। बट ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड देयर इज ए नेट डायपोल मोमेंट कॉल्ड इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट, है ना। लेकिन अगर आपने इस पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया बाहर से, तो क्या होगा कि अब बाहर से अप्लाई करने पर क्या होगा कि इनका जो एक नेट डायपोल मोमेंट होगा, कितना होगा, इनका एक नेट डायपोल मोमेंट होगा, मतलब वो नेट डायपोल मोमेंट अब जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। बात समझ आ रही है यहाँ पर थोड़ी थोड़ी, ठीक है। वैसे आप अभी झारखंड बोर्ड का सिलेबस नहीं आया तो हो सकता है ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं हो, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे लास्ट ईयर नीट में पूछा गया था, है ना। आपको नेट में पूछा गया था, पोलर डाइलेक्ट्रिक को लेकर पूछा गया था कि पोलर डाइलेक्ट्रिक का नेट डायपोल मोमेंट होता है कि नहीं, है ना। वो आपको क्वेश्चन पूछा था नीट 2022 में। पास में आगे पोलर डाइलेक्ट्रिक के बारे में अब बात करते हैं हम, नन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। तो कह रहा था दीज आर द मटेरियल्स whose molecules or atoms do not contain permanent dipole moment, है ना। ये ऐसे एटम्स हैं जिनके पास कोई परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं होता है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 मॉलिक्यूल, चाहे आपका बात करें CO2 मॉलिक्यूल, क्यों नहीं होता है, इन द यानी अब बात करें तो इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, मतलब आप जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करोगे तो द सेंटर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड इन दीज एटम्स और मॉलिक्यूल्स बिकॉज दे आर सिमेट्रिक, है ना। क्या करते हैं, ये कोइंसाइड कर जाते हैं, है ना। इनका सेंटर पॉजिटिव एंड जो नेगेटिव जो चार्ज है वो क्या करते हैं, वो कोइंसाइड कर जाते हैं, कब, जब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो। जब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो तब क्या होता है, उसके सेंटर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या कहते हैं, वो एक दूसरे पे कोइंसाइड कर जाते हैं ड्यू टू सिमेट्रिक शेप, है ना। यानी इनका जो साइज में होता है ना, इनका साइज जो एटम का साइज देखोगे वो लगभग इक्वल जैसा होता है ना, सेम साइज का होता है। इसलिए क्या होता है, इनका शेप कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है, जिसके कारण इसके सेंटर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या कर देते हैं, एक दूसरे पर कोइंसाइड कर जाते हैं। तो क्या कहता है, इसमें डायपोल मोमेंट इज जीरो इन नॉर्मल स्टेट। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा, इसमें नॉर्मल स्टेट में ही इसमें डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी हर एक एटम का डायपोल मोमेंट क्या होगा, वो जीरो होगा, ठीक है। किस कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में ही इसमें डायपोल मोमेंट इज जीरो इन नॉर्मल स्टेट, मतलब क्या होगा, नॉर्मल स्टेट में डायपोल मोमेंट कितना होगा, जीरो होगा, ठीक। बात समझ आ गई। और कह रहा है कि नेट डायपोल मोमेंट इन ऑफ ए नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड इज जीरो बट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। लेकिन अगर बाहर से कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दोगे तो द नेट डायपोल मोमेंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट, मतलब इसमें भी अगर बाहर से आप अप्लाई कर दोगे तो इसमें क्या होगा, इसमें नेट डायपोल मोमेंट होगा, यानी इसमें P नेट की वैल्यू जीरो नहीं होगी। बात समझ आ गई, समझ आ गया कि आपका पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं। दोनों को जाकर एक बार अच्छे से नोट्स लिख लेना और दोनों में डिफरेंशिएट करके देख लेना कि क्या क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तब बातें आपको यहाँ पर धीरे धीरे समझ आने वाली है, नहीं तो चीजें समझ नहीं आएंगी एक बार में, ठीक है। तो मेरी बार बार रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन जाके पढ़ो और वीडियो को फिर से देखना, ठीक है, 2 बार देखो और उस पर खुद का नोट्स बनाओ, तब जाके आपको बातें धीरे धीरे समझ आएंगी यहाँ पर, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि जब आपका यहाँ पर देखना कि जब आप इस पर कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं करोगे, उसमें क्या होता है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, उस पर कोइंसाइड कर देते हैं। इस कारण क्या होता है कि हर इंडिविजुअल एटम का, है ना, हर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का नेट डायपोल मोमेंट कितना होता है, जीरो होता है। इस प्रकार सबका ऐड भी करोगे तो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। लेकिन क्या कर रहा हूं, लेकिन जब इसी में आप कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर देते हो तो हर डायपोल का, यानी हर मॉलिक्यूल्स का अपना एक डायपोल हो जाता है और इनका जो नेट डायपोल मोमेंट होता है वो नॉन जीरो होता है, मतलब कुछ नेट डायपोल मोमेंट आपका बन जाएगा जब आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दोगे तो, ठीक है। तो क्या बात समझ आ गई, दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है कैपेसिटर, ठीक है। तो ये कुछ डायग्राम है कैपेसिटर के जो आप सभी ने देखे होंगे, है ना। ये इस टाइप के आपके कंप्यूटर में या आपके टीवी में या फिर आप कोई पुराने रेडियो हो उसको देखा होगा तो उसमें इस टाइप के खोलने पर इस टाइप की चीजें आपको नजर आती हैं, है ना। अगर किसी ने देखा होगा तो इस टाइप का शेप आपने कभी देखा होगा, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, ये डिवाइस होती है, इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं कैपेसिटर,
बात समझ आ गई। अब बात करते हैं कैपेसिटर है क्या। तो कैपेसिटर ऑफ ए कंडक्टर इज द मेजर ऑफ एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, है ना। यानी सिंपल सी बात कर लो, ये जस्ट लाइक एज ए बकेट। मान लो घर में आपके एक 10 लीटर की बाल्टी है, ठीक है। तो क्या होती है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, 10 लीटर। तो ऐसा ही क्या है, कैपेसिटर क्या है, एक समझो एक आपके बाल्टी के जैसा है या फिर आपके एक बकेट के जैसा है, जो क्या स्टोर करता है, जो स्टोर करता है चार्ज, ठीक है। तो क्या कहता है, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज ए मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। मतलब किसकी कैपेसिटी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा, ठीक है। अब क्या कहते हैं, क्या कहता है कि एक कैपेसिटर क्या है, तो एक कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स कैरिंग चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट साइड, है ना। तो कैपेसिटर क्या कहता है, दो कंडक्टर रखे होते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर देखो नीचे में आपको दिख रहा होगा ये स्टिक डायग्राम, क्या होता है कि यहाँ पर एक ऐसा क्या होते हैं, दो कंडक्टर रखे होते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ प्लेट लगा दिया, ठीक है, दो प्लेट रखा, उनके बीच में थोड़ा सा सेपरेशन क्रिएट कर दिया, डिस्टेंस डी, ठीक है। और इन दोनों पर चार्ज कैसा होगा, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, मतलब एक पे प्लस चार्ज एक पे माइनस चार्ज, ठीक है। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, इस टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग बोलेंगे कैपेसिटर्स, ठीक है। तो लिखा है द कैपेसिटेंस ऑफ एनी कैपेसिटर इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज q ऑन आइदर कंडक्टर टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो किसी चीज की कैपेसिटी आप कैसे निकालोगे, तो कहता है कैपेसिटी निकालने के लिए क्या करो कि इन दो कंडक्टर के बीच में कितना चार्ज स्टोर होगा और डिवाइड बाय इस पे आप जो पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हो, है ना। तो चार्ज कितना इस पे आप दिया है, स्टोर हो रहा है, डिवाइड बाय उसके आपने इस पे कितना पोटेंशियल अप्लाई किया है, इससे डिवाइड कर दो चार्ज बाय पोटेंशियल, ये बताएगा आपकी उसकी उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है, ठीक है। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई C। अच्छा ध्यान रखना यहाँ पे जब Q लेते हैं वो कोई भी एक चार्ज ले लो, क्योंकि मैंने क्या कहा दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है। तो क्या करो यहाँ पर चार्ज को हमेशा कौन सा चार्ज ले लो, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ले लो, है ना, सिर्फ प्लस Q लो चार्ज, दोनों चार्ज मत लेना एक बार में करके, है ना। मैंने अभी नेट चार्ज नहीं बोला है, मैंने प्लस सिर्फ एक चार्ज लो प्लस Q, उसको रख लो और डिवाइड कर दो कि उस कैपेसिटर के दो एंड होंगे, उनको एक बैटरी से जोड़ दो, उस बैटरी की पोटेंशियल मान लो V है, तो क्या होगा Q बाई V हो जाएगा उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। अब बात समझ आ गई। अब बात करते हैं इसमें कुछ और बात करते हैं कि द कैपेसिटेंस डिपेंड्स ओनली ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर्स नॉट द चार्ज गिवन टू द कंडक्टर और पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं पूछूं बताओ ये कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, क्यू पे डिपेंड करता है, क्या ये पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, नहीं डिपेंड करता है। अब पूछो किन सर से, आपको तो यहाँ से फॉर्मूला दिख भी रहा होगा कि आपको ये तो डिपेंड कर रहा है, C इक्वल टू Q बाई V, मतलब ये चार्ज पे भी डिपेंड करता है, ये पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, नहीं करता है। अब सुनो क्यों नहीं करता है, इसके बारे में थोड़ा सा लॉजिक, है ना। अगर आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा V इक्वल टू आई आर और R इक्वल टू वी आई V बाई आई, आप पढ़ते थे। क्या उसमें किसी भी रेजिस्टेंस की मान लो मेरे पास एक रेजिस्टर है, क्या उसकी रेजिस्टेंस कभी भी चेंज करती थी पोटेंशियल बढ़ाने पर या घटाने पर, नहीं करती थी, है ना। पोटेंशियल डिपेंड नहीं, ये रेजिस्टेंस पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता था, रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता था अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो, है ना। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये आर भी कांस्टेंट रहता था, ठीक है। ये पोटेंशियल और करंट पे डिपेंड नहीं करता था। क्या होता था कि अगर पोटेंशियल बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ता था, है ना। ये वहां पर कंसेप्ट था। वहां पर आर किस चीज पे डिपेंड करता था, आर डिपेंड करता था रो इंटू एल बाई ए, है ना। ये जब चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो वहां पर आपको भी बताऊंगा कि जो रेजिस्टेंस डिपेंड करता था, किसी भी रेजिस्टर की रेजिस्टेंस वो डिपेंड करती थी कि उस रेजिस्टेंस की रेजिस्टिविटी कितनी है, उस रेजिस्टेंस का लेंथ कितना है और उस रेजिस्टेंस का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है। वैसे ही सिमिलरली कह रहा हूं कि ये जो किसी भी कैपेसिटेंस की कैपेसिटी है वो डिपेंड करती किस पे, वो डिपेंड करती है उसके ज्योमेट्री पे, है ना, कि उसका शेप कैसा है ना। उसका जो मैंने ये जो प्लेट बनाया है, इस प्लेट का एरिया कितना है ना, इनके बीच में सेपरेशन कितना रखा है हमने, ठीक है। और इस दोनों प्लेट के बीच में हमने क्या भरा है, क्या बीच में एयर है या बीच में हमने ऑयल भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, इन सब बातों पे डिपेंड करता है, जो कि अभी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो याद रखना कि किस पे डिपेंड करता है, क्या ये चार्ज पे डिपेंड करता है, क्या ये पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस नहीं करता है, ठीक है। तो नहीं करता है ये डिपेंड कभी भी चार्ज पर और पोटेंशियल पर। यह बात को ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ये डिपेंड करता है सिर्फ ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर्स के बारे में, ठीक है। बात करते हैं इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है ना, ये वेक्टर नहीं है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है,
ठीक है, क्या होता है इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, मतलब कितना चार्ज स्टोर होगा बस ये बताएगा, चार्ज का डायरेक्शन ये नहीं बताता है कितना चार्ज स्टोर हो रहा है। ठीक है, इसलिए क्या बोलेंगे, ये कैसा है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। बात करते हैं इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट याद रखना, इसके यूनिट होते हैं फैराड होता है और कूलम्ब पर वोल्ट होता है, किसका, कैपेसिटेंस का यूनिट होता है। ठीक है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला याद रख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसके लिए, खासकर नीट वाले जो लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे और बाद में जो लोग सीयूटी की प्रिपरेशन करेंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड एग्जाम के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही है। तो ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये आपका कौन सा, कि इसका डायमेंशन कितना होता है कैपेसिटेंस का। ठीक है, कैसे निकालोगे, कूलम्ब पर वोल्ट से हम निकालते हैं इसकी डायमेंशन। ठीक है, अभी आपको सिर्फ डायमेंशन याद रखना है, डायमेंशन आपको निकालने के लिए नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अगर आप निकालना चाहो डायमेंशन तो मैं आपको बताता हूँ डायमेंशन कैसे निकालेंगे। तो देखो C इक्वल टू होता है आपका Q बाई V। ठीक, Q हो गया। वोल्टेज क्या होता था, वोल्टेज याद करो, वोल्टेज होता था वर्क डन पर यूनिट चार्ज को बोलते थे वोल्टेज, वोल्ट। ठीक है, तो हो जाएगा Q ऊपर चला जाएगा, बन जाएगा Q स्क्वायर डिवाइड बाई W यानी वर्क। ठीक है, चार्ज का क्या होता है A इंटू टी, है ना, यानी करंट इंटू टाइम को बोलते हैं हम लोग क्या, चार्ज। तो ये हो जाएगा स्क्वायर डिवाइड बाई वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एम एल टू टी माइनस टू हो जाता है आपका किसका, ये हो जाता है आपका वर्क का। तो यहां से कैपेसिटर का जब आप निकालोगे डायमेंशन तो क्या आएगा, ये आएगा A2 ऊपर T2। ठीक, ये टर्म ऊपर जाएगा तो बन जाएगा M-1 L-2 और T बन जाएगा 2, है ना, सबका साइन जाकर ऊपर चेंज हो जाएगा। यहां सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा M-1, ठीक है, L-2, T बन जाएगा 4 और A बन जाएगा 2, और यहां से आ जाएगा आपका इसका डायमेंशन किसका, कैपेसिटेंस का। तो याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, मैंने कहा था सेकेंड क्या होता है, फेराड। तो देखोगे कि यहाँ पर लिखा है ना, इस यहाँ पे पहला तो कैपेसिटर्स में क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा है 10 वोल्ट एंड 1000 माइक्रो फेराड, है ना, जिसका यूनिट होता है फेराड। लेकिन फेराड बहुत बड़ी क्वांटिटी है, जैसे मैं कहूं कि क्विंटल बहुत बड़ा चीज है, इसलिए क्विंटल की जगह हम केजी को यूज करते हैं, वैसा ही फेराड एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है, इसलिए हम क्या करते हैं, किसी भी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को किससे मेजर करते हैं, माइक्रो फेराड। ठीक है, और माइक्रो फेराड क्या होता है, 1 माइक्रो फेराड मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 10 टू द पावर -6 फेराड। ठीक है, फेराड क्या है, फेराड इसका एक यूनिट है किसका, कैपेसिटेंस का। तो देखोगे यहाँ पर सब लिखा है 10 वोल्ट 0.1 माइक्रो फेराड, लास्ट में आओगे तो उसमें लिखा होगा, लास्ट वाले डायग्राम में लिखा है 2500 माइक्रो फेराड और 25 वोल्ट ना। तो क्या होता है कि हर कैपेसिटर की एक लिमिट भी है कि वो उतना वोल्टेज तक ही वो क्या करेगा, वो सही काम करे, उसके बाद क्या होगा, वो चीज खराब हो सकती है, तो हमें उससे ज्यादा वोल्ट नहीं अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये बात को भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। चलो बात करते हैं, अब हम बात करते हैं हमारा अगला टॉपिक है जिसको बोलते हैं हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, वीडियो को आराम से स्लो करके देखते रहना, है ना, एक बार में समझ नहीं है तो 2 बार 3 बार वीडियो को थोड़ा सा स्लो स्लो कर करके आप देखोगे, तब जाके आपको बातें समझ आ जाएंगी। ठीक है, कह रहा है कि अब क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, पैरेलल है और प्लेट कैपेसिटर, मतलब जब दो प्लेट्स को यानी दो कनेक्टिंग प्लेट्स को क्या करते हैं, आप पैरेलली रख देते हैं इस टाइप से, यानी एम और एन इस फॉर्म में। तो क्या बोलते हैं, इस टाइप के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, इस टाइप के अरेंजमेंट को ही हम बोलते हैं बस क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मतलब अब इसमें आप कोई बाहर से पोटेंशियल अप्लाई करोगे कि दो एंड को आप किसी बैटरी से जोड़ दोगे तो ये चार्ज स्टोर करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, बीच में क्या है, बीच में एयर है, याद रखना, बीच में क्या अभी हमने क्या रखा है, एयर रखा है। क्या करेगा, ये चार्ज स्टोर करना स्टार्ट कर देगा। ठीक, तो कह रहा है टू, क्वेश्चन में क्या क्या लिखा है, टू मेटेलिक पैरेलल प्लेट्स ऑफ एनी शेप बट ऑफ सेम साइज आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस कंस्टिट्यूट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कह रहा है दो मेटेलिक कनेक्टर लो, ठीक है, जिसका शेप कुछ भी हो, है ना, वो हो सकता है कि इस रेक्टेंगल के फॉर्म में हो सकता है कि वो प्लेट आपके दो सर्कल के फॉर्म में भी हो, ऐसे भी हो सकता है दो प्लेट्स आपके, है ना, जिस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज स्टोर कर दो। क्या बनेगा, इसे भी क्या बोलेंगे, ये भी एक आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के जैसा बिहेव करेगा, जिसके बीच का डिस्टेंस मान लो d है, तो ये भी क्या है आपका एक कैपेसिटर है, इसका शेप कुछ भी हो सकता है ना, बट ऑफ सेम साइज, दोनों का साइज सेम होना चाहिए। ठीक है, एंड सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस d, और इन दोनों प्लेट के बीच क्या क्या डिस्टेंस होना चाहिए, एक स्मॉल डिस्टेंस d होना चाहिए। ठीक है, बात समझ आ गई। क्या है, लेट द एरिया ऑफ ईच प्लेट इज ए। कह रहा है मान लो इन दोनों के बीच का जो एरिया है, दोनों प्लेट का जो एरिया है वो ए है,
ठीक, और क्या कह रहा है, एंड द सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स इज स्मॉल डी, और इन दोनों प्लेट के बीच का जो सेपरेशन वो कितना है, वो स्मॉल डी है। देन कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन बाय C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। मैंने क्या कहा था, कैपेसिटेंस पे डिपेंड करती है, तो बात यहां समझ आ गई कि कैपेसिटेंस डिपेंड करती है किस पे, यानी C डिपेंड्स, पहला किस पे कर रहा है, एरिया पे, यानी एरिया ऑफ प्लेट पे डिपेंड करेगा क्या, आपका कैपेसिटेंस। ठीक, दूसरा डिपेंड करेगा सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, है ना, यानी दोनों प्लेट के बीच में कितना सेपरेशन है, उस पर डिपेंड करेगा क्या, हमारा कैपेसिटेंस डिपेंड करेगा। और थर्ड डिपेंड करता है मटेरियल, है ना, मटेरियल बिटवीन द प्लेट्स, यानी जो आपने दो प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन है वहां पर क्या भरा हुआ है, मटेरियल, कौन सा मटेरियल भरी है, एयर भरा है या कुछ और है, तो उसे बोलते हैं मटेरियल बिटवीन द प्लेट्स, उसके बीच डिपेंड करता है, जिसको हम बाद बोलेंगे, एक डिफाइन करेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी हर इंसुलेटर का क्या होता है, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ठीक है, बात समझ आ गई, फिलहाल आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, मेटल बिटवीन द प्लेट्स, जैसे मैंने यहां पर लिया है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके बीच में क्या है, एयर है, तो एयर में हम क्या लिखते हैं, एयर की बीच में क्या होता है, वहां यूज करते हैं एप्सिलॉन नॉट, जिसको बोलते थे, क्या बोलते थे हम लोग, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना, फ्री स्पेस का ये परमिटिविटी है। ठीक है, बात समझ आ गई, इतनी बातों को, छोटी छोटी बातों को पहले याद रखना, है ना, छोटा लेक्चर है लेकिन आपको लेक्चर को समझते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, आगे चलिए अब आते हैं इसके हम प्रूफ पे। प्रूफ पार्ट में क्या है, मैंने क्यों कराया है, क्योंकि प्रूफ पार्ट में आपसे बीच बीच में कुछ टर्म चीजें पूछी जाएंगी, वो याद रखना। लिखा है चार्ज इंड्यूस्ड, देखो अभी मैं बताता हूं, मैंने क्या कहा था कि मान लो ये दो मेरे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया इनके बीच का प्लेट्स। ठीक है, अब दोनों का एरिया कितना है, ए है, और दोनों पे चार्ज कैसा है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। दोनों का एरिया कितना है, दोनों का एरिया जो मैंने लिया वो ए, इनका क्या है, एरिया। ठीक, तो मैंने बताया था कभी सरफेस चार्ज डेंसिटी, याद है किसी को सरफेस चार्ज डेंसिटी, जब हम चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, क्या बोलते थे, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती क्या थी, वो होती थी चार्ज पर यूनिट एरिया को बोलते थे हम क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी। जो इस बार के कंपार्टमेंट यहाँ पूछा गया था, सरफेस चार्ज डेंसिटी का पूछा गया था, यूनिट क्या होता है, तो चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज का यूनिट क्या होता है, चार्ज यूनिट होता है कूलम्ब, और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो यूनिट कितना हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, बात समझ आ गई। तो सिग्मा को क्या लिखोगे, हम सिग्मा, इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, सिग्मा क्या हो जाएगा, क्यू बाई ए। ठीक, अब मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कैपेसिटर इज जीरो, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर के बाहर दोनों साइड कितनी होती है, जीरो होती है, याद रखना, कितनी होती है बाहर में, दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जीरो, यानी बाहर इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, बाहर भी जीरो होती है, याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, जीरो होती है आउटसाइड द कैपेसिटर, पहली बात। ठीक है, एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज गिवन बाय, और बीच में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो देखो ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, ध्यान दिख रहा है। अब बताओ, प्लस इनफाइनाइट, मैंने बताया था एक प्लेन सीट है ना, एक सीट ऑफ चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था, याद है, वो मान लो मेरा E1 है, ठीक है, तो E1 के लिए कितनी होती है, याद है, E1 की वैल्यू सिग्मा बाई E1 हो गया, से मानो कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन कैसा होगा, हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी स्पॉटिक चार्ज से बाहर। बात समझ आ गया। ठीक, और दूसरी साइड कैसा है, एक और प्लेट है जिसपे चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, तो मैंने क्या था कि नेगेटिव चार्ज पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा, मान लो अगर E2 है, ठीक है, कितना है इस पे E2 है, तो नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे आती है, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, कैसे आ रही है, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। क्या दोनों का साइन डायरेक्शन सेम है, प्लस और माइनस का, सर सेम है, तो क्या होगा, दोनों चार्ज ऐड हो जाएगा, और दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो दोनों सेम होगी, कितनी होती थी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी जो बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोनों प्लेट के बीच में, वो कितना होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ऐड करने पर कितना आ जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यही आपसे पूछा जाता है कि किसी, है ना, क्या पूछा जाता है, किसी कैपेसिटर में से के प्लेट से बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, अगर सरफेस पर यूनिट चार्ज कितना है, चार्ज पर यूनिट एरिया कितना है, सिग्मा है, तो कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है।
बात समझ आ गई। अब कहता है दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज, है ना। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता था दो प्लेट के बीच का, तो v इक्वल होता था ई डॉट डी, ठीक है। कितना होता है ई डॉट डी, तो ई की वैल्यू होगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, ठीक। अब सिग्मा के लिए क्या पुट कर दो, क्यू बाई ए पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 से, तो हो जाएगा क्यू बाई ए इंटू डी डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया आपका पोटेंशियल v की वैल्यू क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अब मैंने क्या था कि कैलकुलेट कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता था, यानी कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता था, वो होता था C इक्वल टू क्यू बाई वी। क्या करो यहां से क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, ये हमारा Q बाई वी, तो यहां से वैल्यू पुट करते हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा देख लो एक बार, यहां से हमारा आ गया V इक्वल टू क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। V को भेज दो नीचे साइड, बाकी सबको भेज दो अपोजिट साइड, क्या बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ठीक है। तो कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है सिर्फ ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ द कैपेसिटर, मतलब उसका एरिया कितना है, प्लेट का एरिया कितना है और दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है, उस पर डिपेंड करता है क्या, उस पर डिपेंड करता है हमारा कैपेसिटेंस ऑफ एनी कैपेसिटर, ठीक है। तो नेट, और एक पॉइंट बात ये भी याद रखो कि एक नेट चार्ज कितना होता है, नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना होता है, एक कैपेसिटर पर नेट चार्ज कितना होता है, 0, है ना। पूरा देखा जाए तो नेट चार्ज कितना है, एक पे प्लस क्यू एक पे माइनस क्यू, पूरा को ऐड कर दो कितना बन जाएगा, प्लस क्यू माइनस क्यू मिलके 0, क्योंकि चार्ज इक्वल होते थे एंड अपोजिट होते थे, इसलिए नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ये पॉइंट याद रखो। और इसके आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, वो 0 होती है, ठीक है। बात समझ आ गया। ऑब्जेक्टिव के लिए बस आपको ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख के चलते रहना है, ठीक है। बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, बात करते हैं कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक। अब कह रहे हैं कि मान लो उसके बीच में, मान लो हमने कैपेसिटर के बीच में क्या डाल दिया, अब हमने कैपेसिटर के बीच में डाल दिया है एक डाइलेक्ट्रिक को, मतलब हमने कैपेसिटर के प्लेट के बीच में अब एयर नहीं रखा है, अब हमने कोई ऑयल या कुछ अदर मटेरियल हम यूज कर ले रहे हैं, ठीक है। तो जब हम एयर रखे हैं बीच में एयर, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, मैंने बताया था इसका फॉर्मूला क्या था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता था कब, किसके लिए, जब सिग्मा बाई एफ नॉट होता था कब, एयर के लिए, ठीक है। तो सिग्मा बाई एफ नॉट का क्या लिखोगे, ई की वैल्यू कितनी होती थी, ई इक्वल टू होता था हमारा वी बाई डी, ठीक है। तो इक्वल टू का वी बाई डी, तो सी इक्वल टू क्या जगह है, अभी मैंने बताया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अगर बीच में एयर भरा हो तो क्या होता था कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये पहले से पता है। अब इसमें अगर आपने कोई डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, क्या डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, ठीक है। तो अब इसका मान लो इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितनी है, के क्या है इसका, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक। तो अब जो नया कैपेसिटेंस क्या होगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, है ना। मतलब अब जो नया कैपेसिटेंस क्या होगा, अगर पहले वाले सेम कैपेसिटर रहेगा, मतलब इसकी सेम एरिया है, सेम प्लेट के बीच का डिस्टेंस है, बस अब उसने हमने एक उसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया है जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो अब जो नया कैपेसिटेंस होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यानी जो नया कैपेसिटेंस सी डैश आ जाएगा इसकी वैल्यू हो जाएगी के टाइम्स ऑफ पहले वाली कैपेसिटेंस सी के इक्वल हो जाएगी। मतलब क्या कह सकते हो कि द कैपेसिटेंस इज इंक्रीज बाय ए फैक्टर के, है ना। क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पर कैपेसिटेंस बढ़ जा रही है कितने से, फैक्टर के से बढ़ जा रही है आपकी कैपेसिटेंस, ठीक। बात समझ आ गई यहाँ पर, क्या क्या होता है, कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। अब कुछ याद रखो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, वो एयर की कितनी होती है, वो एयर की होती है 1, ये पॉइंट याद रखना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर आप कभी पूछा जाए मेटल का, किसका पूछा जाए, मेटल का, वो कितना होता है, मेटल का कितना होता है, इनफाइनाइट, ठीक है। ये दो पॉइंट हमेशा याद रखना, कभी पूछा जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल कितना होता है, वो इनफाइनाइट होता है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू एयर से हमेशा ज्यादा होगी, है ना, 1 से ज्यादा, 1 2 3 4 5 हमेशा ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, हमेशा बढ़ेगा है, क्यों, क्योंकि जो नया कैपेसिटेंस है सी डैश, वो उसकी वैल्यू कितनी है, वो के टाइम्स ऑफ सी है, इसलिए, ठीक। बात समझ आ गई यहाँ पर। तो आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर था कैपेसिटेंस पर, हमने बात किया कैपेसिटर क्या होता है, ठीक है। उससे पहले हमने बात किया था कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, और फिर हमने बात किया कैपेसिटर के बाद में कैपेसिटर क्या होती है, यूनिट क्या होता है, डायमेंशंस क्या होते हैं, और
प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, कैसे उसकी कैपेसिटी हम निकालते हैं, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस पे एक लेक्चर और होगा हमारा, और हमारा जाके फाइनल कैपेसिटर चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक 1 से 2 लेक्चर में हमारा कैपेसिटर का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस, है ना। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा कुछ हम यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो जो नए लोग हैं जल्दी जुड़ जाओ, क्योंकि अब हम जैसे आपको पता है कि आपका टर्म 1 का एग्जाम भी होगा, वो ऑब्जेक्टिव होगा, तो आपको रिजल्ट में आ जाना है। और मैंने आप हमारा जाकर वीडियो देख लेना प्लेलिस्ट में कि लास्ट ईयर कैसे मॉडल पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे, उसी टाइप का मॉडल पेपर का प्रैक्टिस इस साल भी आएगा, और इसकी प्रैक्टिस हम आपको अभी से करवाना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो जो नए लोग एक बार सब्सक्राइब कर दो और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर दो, ताकि सारा अपडेट आपको वहां पर मिलता रहे।